CH201 शौर्य का गुस्सा। वंशिका भी हंसते हंसते बेड पर बैठ गई और बोली, वरदान साहब, आप भी जानते थे मैं आपको पीने नहीं दूंगी, फिर भी आपने गिलास नहीं छोड़ा और हमेशा की तरह इस बार भी सारी ड्रिंक गिर गई। अब आगे। वरदान भी बेड पर हंसता हुआ लेट गया और उसने वंशिका की बाजू पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा तो वंशिका भी वरदान के पास ही लेट गई। वंशिका ने वरदान के बाजू पर अपना सिर रख लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही हंसते रहे। वरदान ने थोड़ी सी करवट ली और वंशिका की होठों की तरफ झुकने लगा। वंशिका ने अपने दोनों हाथ वरदान के सीने पर रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, राजावत साहब, मैं आपसे अब भी नाराज हूं तो बेहतर होगा कि पहले आप मुझे मनाएं। वरदान एकटक वंशिका को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर वंशिका के माथे को चूम लिया और फिर से सीधा लेट गया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, पहले मैं तुम्हें मना ही लूंगा। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। हर्षवर्धन अपनी फैमिली को लेकर राजावत हाउस आ गया था। सब मेहंदी लगवा रहे थे, खुश थे। दोनों परिवार उस फंक्शन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खासकर शिवाय और दिव्यांश। सब नाच रहे थे, एक दूसरे को डांस करने के लिए खींच रहे थे। आर्या और दृष्टि भी मेहंदी लगवाने के लिए वहीं बैठी हुई थी और दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। रूही ने भी मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी लगाने वाली लड़की को मालूम था कि रूही के हस्बैंड का नाम राजवीर है, इसलिए उसने रूही से बिना पूछे उसके हाथ पर राजवीर लिख दिया। रूही ने भी नोटिस नहीं किया, वह तो डांस देखने में बिजी थी। थोड़ी देर डांस करने के बाद वीरा भी मेहंदी लगवाने लगी तो मेहंदी वाली ने पूछा, मैडम, आपके हाथ में भी किसी का नाम लिखना है? वीरा ने कहा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो आप मेरा ही नाम लिख दीजिए। वीरा ने अपने हाथों में अपना ही नाम लिखवा लिया। सांझ भी वंशिका के पास जाकर बोली, सांझ भी मेहंदी लगवाएगी, सांझ भी शादी करेगी। सांझ की बात सुनकर वंशिका ने प्यार से सांझ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, हाँ बिल्कुल, सांझ भी मेहंदी लगवाएगी। और वंशिका ने सांझ के हाथों पर खुद ही मेहंदी लगा दी और यह देखकर सांझ बहुत खुश हुई। सांझ अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लेकिन शायद उसे भी माँ का प्यार चाहिए था, जो उसे वंशिका से मिल भी रहा था। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। दृष्टि अपने कमरे में गई और तभी दृष्टि को अपने कमरे में से दिव्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई। खुशबू महसूस करके दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैं जानती हूँ मिस्टर रघुवंशी, आप यही है। दिव्यांश, जो कि दीवार से टेक लगाकर दृष्टि को ही देख रहा था, वह थोड़ा सा दृष्टि नजदीक गया और उसके गाल पर एक छोटी सी किस करके बोला, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? इस पर दृष्टि ने कहा, देख नहीं सकती लेकिन महसूस कर सकती हूँ। दिव्यांश ने धीरे से दृष्टि के आंखों पर बारी बारी से किस करके कहा, बहुत जल्दी देखने भी लगोगी। दृष्टि दिव्यांश की बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि तभी उसने अपने होठों पर दिव्यांश के होंठ महसूस किए। दिव्यांश ने दृष्टि को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर किस के बाद दृष्टि दिव्यांश से थोड़ा सा दूर होकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, ये क्या बदतमीजी है? इस पर दिव्यांश ने कहा, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। वैसे भी एक दिन की बात और है, फिर तो ये बदतमीजी रोज करूंगा, हर वक्त करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। एक दिन के बाद मेरा बदतमीजी करने का हक हो जाएगा, तब तुम कहाँ जाओगी? जैसे जैसे दिव्यांश बोल रहा था, दृष्टि के चेहरे की लाली भी बढ़ रही थी। अगले ही पल दिव्यांश ने फिर से दृष्टि के होठों को कैप्चर कर लिया और दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद दिव्यांश दृष्टि से दूर हुआ तो दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। दिव्यांश ने अपना माथा दृष्टि की माथे पर लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। दृष्टि ने ना समझे में कहा, मेरी क्या मदद करेंगे?
इस पर दिव्यांश ने अपनी होंठ दृष्टि के कानों के पास ले जाकर शरारत भरी अंदाज में कहा, अंडस्को, तुम्हें नहीं पता मैं कैसी मदद की बात कर रहा हूँ, या तुम समझना नहीं चाहती। ये सुनते ही दृष्टि की आंखें फैल गई। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। इस पर दिव्यांश ने फिर से शरारत भरे अंदाज में कहा, अंडस्को, लगता है अब तुम कुछ ज्यादा ही समझ गई। दृष्टि ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, आप कुछ ज्यादा ही समझदार है, लेकिन आपकी समझदारी मेरे सामने नहीं चलेगी, जाइए यहाँ से। दिव्यांश जाने वालों में से नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर सोफे पर लेकर आया और फिर उसे सोफे पर बिठाकर बोला, अंडस्को, मैं बस तुम्हें खाना खिलाने की बात कर रहा था। मैंने देखा तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो चलो अब थोड़ा सा खाना खा लो। इतना कहकर दिव्यांश ने खाने की प्लेट से थोड़ा सा खाना लिया और दृष्टि को खिलाने लगा। दृष्टि मना करती रही, लेकिन दिव्यांश ने बहुत अच्छे से दृष्टि को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद दृष्टि ने कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, आप भी खा लीजिए। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, मुझे भूख नहीं है। दृष्टि मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, भला ये क्या बात हुई? आपने मुझे तो खाना खिला दिया और खुद नहीं खा रहे, आप भी खा लीजिए ना। दृष्टि के इतना फोर्स करने पर दिव्यांश ने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दिव्यांश दृष्टि के पैरों के पास बैठ गया और उसने अपना सिर सृष्टि की गोद में रख लिया। दिव्यांश के ऐसे करने से दृष्टि हैरान हो गई। उसे कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हो रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लग रहा था दिव्यांश किसी बात को लेकर परेशान है। दृष्टि ने धीरे से पूछा, अंडस्को, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, कोई प्रॉब्लम है? दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, दृष्टि, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये सुनते ही दृष्टि के दिल में एक अजीब सी धक हुई। दृष्टि कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने फिर पूछा, अंडस्को, बताओ ना दृष्टि, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम उस पल को भूल नहीं सकती जब मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, जब मैंने तुम्हें बेइज्जत किया? दृष्टि अभी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं पानी आ गया, क्योंकि उसे वह सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ किया था। लेकिन दृष्टि यह भी जानती थी, दिव्यांश ने उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितने ही घंटे उसके फ्लैट के बाहर खड़ा रहता था, कितनी बार उसे मनाने के लिए उसके पीछे आया था, कितने ही बार शौर्य से भी लड़ गया था, कितनी बार ही अपने किए की माफी मांग चुका था। दृष्टि ये भी जानती थी कि इन सब में सारी गलती दिव्यांश की नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में ही सही, लेकिन उसे कई बार जाने के लिए कहा था, लेकिन दृष्टि ही अपने भाई बहनों के चलते नहीं गई। दिव्यांश तो जानता भी नहीं था कि दृष्टि देख नहीं सकती, और जब उसे पता चला कि उसने अपने गुस्से के चलते एक अंधी लड़की का फायदा उठाया है, तो वह गिल्ट से भर गया। उसका प्यार अचानक ही दृष्टि के लिए पैदा हो गया। दिव्यांश ने अब भी दृष्टि की गोद से सिर नहीं उठाया, बल्कि अपनी बात को जारी करते हुए कहा, अंडस्को, दृष्टि, मैं मानता हूँ कि मैं पहली बार जब तुम्हारे करीब गया था तो बहुत गुस्से में था, लेकिन अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, उसके बाद जब भी तुम्हारे करीब गया, प्यार से गया था, चाहे नशे में हूँ या होश में, और प्यार तो तुम भी मुझसे करती थी। तभी तुम 5वें दिन मेरे पास आई थी, और तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकती कि उस दौरान तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। दृष्टि, तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं एक बोझ के साथ जीता रहूंगा। मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलती नहीं, गुनाह कर दिया। प्लीज दृष्टि, कुछ तो बोलो। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के गाल पर आंसू लुढ़क आए। वह आज दिव्यांश के प्यार को महसूस कर रही थी, उसके गिल्ट को महसूस कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि रघुवंशी फैमिली का बेटा, जिसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, जिससे मिलने के लिए इंडिया के टॉप बिजनेसमैन अपॉइंटमेंट लेते हैं, वह आज किसी छोटे बच्चों की तरह उसकी गोद में सिर रखकर बैठा है और माफी मांग रहा है। दृष्टि ने भरे गले से कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो आप क्या करेंगे? दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, तो मैं अपना सिर कभी भी तुम्हारी गोद से नहीं उठाऊंगा।
ये सुनते ही दृष्टि के आंसू तेजी से गिरने लगे और दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सिर पर रख दिया और सूबकते हुए बोली, अंडस्को, तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपना सिर मेरी गोद से उठा ले। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने दोनों हाथों से दृष्टि का चेहरा पकड़कर एक ही सेकंड में पूरे चेहरे को चूम लिया और फिर कसकर गले लगा लिया। दृष्टि का रोना तेज हो गया। दिव्यांश ने आज दृष्टि को चुप नहीं करवाया। वह चाहता था शादी से पहले ही दृष्टि अपना दुख राजावत हाउस में ही छोड़कर चली जाए और फिर वह दृष्टि के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें। दृष्टि रोती रही और दिव्यांश की पकड़ दृष्टि पर कसती गई। वहीं दूसरी तरफ सांझ भी शौर्य को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे भी शौर्य को अपनी मेहंदी दिखानी थी। शौर्य अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी सांझ कमरे में आई। शौर्य ने ध्यान नहीं दिया और वह अपनी बात कंटिन्यू करता रहा। शायद वह बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था। सांझ जाकर शौर्य के सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने एक नज़र सांझ को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान पास कर दी। शौर्य जानता था सांझ उसे फोन पर बात नहीं करने देगी, इसलिए वह बालकनी में चला गया। सांझ शौर्य का कमरे में ही इंतजार करती रही, लेकिन शौर्य नहीं आया। सांझ भी फिर शौर्य के पीछे पीछे बालकनी में चली गई और अपनी मेहंदी दिखाती हुई बोली, अंडस्को, सांझ ने भी मेहंदी लगाई है, सांझ ने मेहंदी लगाई है। शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन सांझ के दिमाग की हालत ऐसी नहीं थी कि वह शौर्य की बात समझ सके और उसने फिर से कहा, अंडस्को, देखो शौर्य, सांझ ने भी मेहंदी लगाई, सुंदर मेहंदी लगाई, सांझ भी शादी करेगी। शौर्य सांझ से इरिटेट हो रहा था, इसीलिए वह फोन लेकर कमरे में आ गया और सांझ भी पीछे पीछे चली गई। शौर्य ने अब गुस्से में सांझ को कमरे से जाने का इशारा किया, लेकिन सांझ वही खड़ी रही और बार बार सोने के सामने जाकर अपनी मेहंदी दिखाने लगी। शौर्य अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, क्योंकि वह फोन कॉल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। शौर्य ने जल्दी से वह फोन अटेंड करके फोन कट किया और सांझ को देखकर गुस्से में बोला, अंडस्को, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है? कहा ना मैंने जाओ यहाँ से, जाती क्यों नहीं हो? तभी एक सर्वेंट ने नॉक नॉक ने किया। सर्वेंट के हाथ में सांझ का टेडी बेयर था, जिसे वह सांझ को देने आया था। सांझ टेडी बेयर को छोड़ता नहीं थी। शौर्य न्यूज़ सर्वेंट को देखा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। शौर्य ने टेडी बेयर लिया और सर्वेंट को घर कर देखा, सीमेंट वहां से चला गया। शौर्य ने टेडी बेयर लाकर सांझ के सामने फाड़ते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को, अब जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मत आना, समझी? CH-202 डैडी बेयर। शौर्य न्यूज़ सर्वेंट को देखा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। शौर्य ने टेडी बेयर लिया और सर्वेंट को घर कर देखा, सीमेंट वहां से चला गया। शौर्य ने टेडी बेयर लाकर सांझ के सामने फाड़ते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को, अब जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मत आना, समझी? अब आगे शौर्य ने सांझ को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था कि सांझ की आंखों में आंसू आ गए। सांझ जब से रजावत हाउस आई थी उसे किसी ने भी किसी बात के लिए नहीं डांटा था, लेकिन आज शौर्य ने सांझ को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। सांझ के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि शौर्य उसे डांट रहा है। सांझ ने अपने फटे हुए टेडी बेयर को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर चुपचाप रोते हुए उसके कमरे से चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने गुस्से में अपना हाथ दीवार में दे मारा। वह सांझ पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी कॉल सच में बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन सबको लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया था, लेकिन उन सब के साथ शिवाय नहीं था। हर्षवर्धन जानता था शिवाय कहाँ होगा, और अब हर्षवर्धन रिएक्ट नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन और हीर अपने कमरे में चले गए। हीर ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ थोड़े से हवा में उठा रखे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, अंडस्को, हीर, अब तुम्हारी मेहंदी सूख गई होगी, हाथ धो लो। हीर ने कहा, अंडस्को, हाँ पीहू के डैडी, मेहंदी तो सूख गई, लेकिन अब मैं सुबह ही अपने हाथ धोऊंगी।
हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, सुबह क्या हो जाएगा, अभी अपने हाथ साफ करके आओ। हीर थोड़ा सा हर्षवर्धन के नजदीक गई और बोली, अंडरस्को, पीहू के डैडी क्या हुआ है। इस पर हर्षवर्धन ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को, मुझे मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, मेरे सिर में चढ़ती है, प्लीज तुम हाथ होकर आओ। हीर ने अपना एक हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, अंडरस्को, आप महसूस करेंगे तो खुशबू ही आएगी। हीर के इतना नजदीक होने से हर्षवर्धन का मूड ठीक होने लगा। हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर किस करके कहा, अंडरस्को, वैसे मैंने आज तुम्हें सुबह से कम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये कलर तुम पर जचता है। हर्षवर्धन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर के मुस्कुराने से अब हर्षवर्धन से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने हीर के होठों को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही बेड पर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हीर की सूखी हुई मेहंदी के टुकड़े पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। वह मेहंदी हर्षवर्धन और हीर के प्यार की गवाही दे रही थी। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के बाद हीर को थकावट हो गई और वह हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। हर्षवर्धन कुछ देर तक हीर के चेहरे को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर हीर के माथे को चूम लिया, फिर उसने हीर को अच्छे से कवर कर दिया, फिर बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लिए और लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराज अपने कमरे से निकलकर धीरे से वीरा के कमरे में गया। वीरा अपने भाई के साथ उस कमरे में सो रही थी। विराज धीरे से वीरा के पास गया और उसने धीरे से वीरा का हाथ पकड़कर देखा तो वीरा के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और उसमें वीरा लिखा हुआ था। विराज कुछ देर तक वीरा को ही देखता रहा और फिर उसने मेहंदी की कीप लेकर वीरा के नाम के आगे जे लगा दिया। जे लगाकर विराज ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। आखिर उसके लिए जंग ही थी कि उसने सोई हुई वीरा के हाथ में मेहंदी लगा दी और वीरा को पता भी नहीं चला। विराज फिर थोड़ा सा वीरा के चेहरे की तरफ झुका। उसने एक छोटी सी किस उसके माथे पर की, फिर घूमकर अवनीत के पास आया और फिर अवनीत के बालों पर हाथ फेरा और फिर चुपचाप वीरा के कमरे से चला गया। विराज जब कमरे से बाहर आया तो 4-5 कदम ही चला था कि हर्षवर्धन से टकरा गया। हर्षवर्धन से टकराते ही विराज के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, यह रात को उल्लू बना कहाँ घूम रहा है, सोना नहीं है। हर्षवर्धन की नज़र विराज के हाथ पर गई जिसमें मेहंदी की कीप थी। हर्षवर्धन को देखकर विराज ने अपनी मेहंदी की कीप छुपानी चाहिए तो हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, सिर्फ मेहंदी की कीप छुपाने से कुछ नहीं होगा, जाकर वीरा को प्रपोज कर दो। अगर उसने हाँ कर दी तो मैं लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगा और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। विराज ने भी जब हर्षवर्धन के चेहरे की तरफ देखा तो हर्षवर्धन के गले से लेकर गले के नीचे तक हीर की सूखी हुई मेहंदी लगी थी, जिसे देखकर विराज को समझते हुए देर नहीं लगी कि हर्षवर्धन क्या करके आया है। विराज ने अपना एक हाथ बढ़ाया और हर्षवर्धन के गले से मेहंदी झड़ाता हुआ बोला, अंडरस्को, चाचू पहले जाकर अपनी मेहंदी साफ कर लो, मेरे हाथ बाद में पीले करना। हर्षवर्धन भी था तो अपने भतीजे का चाचा ही, उसने भी कमेंट मारते हुए कहा, अंडरस्को, मेरी मेहंदी मत झाड़ बल्कि कोशिश कर कि यह मेहंदी तेरे गले पर भी लग जाए। कब तक मेहंदी की कीप हाथ में लिए घूमेगा। इस पर विराज ने कहा, अंडरस्को, चाचू, जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं उसकी और उसकी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहता। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडरस्को, हाँ वैसे भी तेरी हरकतें कुछ कुछ बंदर जैसी है, क्या पता तू बंदर बनकर उसकी किताबें फाड़ दे और वह बेचारी फैशन डिजाइनर बनती बनती रह जाए। हर्षवर्धन की बात सुनकर विराज ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अंडरस्को, तू कंफर्म तो है ना कि तुझे उससे प्यार हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। इस पर विराज ने कहा, अंडरस्को, पता नहीं चाचू, लेकिन वह साथ में रहती है तो अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं ये जिंदगी उसकी दी हुई है। हर्षवर्धन ने विराज को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, मेरी बातों का मतलब समझो विराज, तुम उसका एहसान मानते हो, उसे प्यार नहीं करते,
पहले अपने दिल से कंफर्म करो कि तुम उसका एहसान मानते हो या उसे प्यार करते हो। इतना कहकर हर्षवर्धन वहां से चला गया और विराज, जो कि पहले ही बहुत कंफ्यूज था, वह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपने टेडी बियर को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे पकड़कर रोती रही। रोती रोती सांझ बेड पर ही सो गई। शौर्य को आज खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सांझ के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। शौर्य अपने कमरे से निकलकर सांझ के कमरे में गया। उसने देखा सोते हुए भी अपने टेडी बेयर को अपने सीने से लगाए हुए है और सुबक रही है। शौर्य को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था और सांझ पर बहुत प्यार। शौर्य समझ रहा था कि सांझ बस उसके साथ ही कंफर्ट फील करती है, इसलिए अपनी हर छोटी बड़ी खुशी उसी के साथ बांटने की कोशिश करती है। शौर्य सांझ के करीब गया, उसने उसके माथे पर हाथ लगाया और थोड़ा देर उसका सिर सहलाकर उस कमरे से बाहर चला गया। शौर्य सीधा घर से निकलकर गार्डन में आया। शौर्य ने अपनी गाड़ी निकली और राजावत हाउस से बाहर चला गया। वरदान बालकनी में खड़ा हुआ शौर्य को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को शौर्य आखिर जा कहाँ रहा है। फिर उसने सोचा कि वह बाद में इस बारे में शौर्य से पूछ लेगा। वही शौर्य ने अपनी गाड़ी एक बड़ी सी शॉप के बाहर रोकी। वह शॉप बंद थी। शौर्य गाड़ी से उतरा, उसने अपना फोन निकाला और शॉप के ओनर को कॉल करते हुए कहा, अंडरस्को, मैं आपकी शॉप के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए। यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ मैंने इतनी रात आपको परेशान किया, लेकिन मुझे सच में बहुत सारे टेडी बियर चाहिए। शौर्य उस शॉप के सामने करीब 1 घंटा खड़ा रहा और तभी उसका ओनर उस शॉप पर आया। उसने शटर खोला और फिर शौर्य को देखकर अंदर आने का इशारा किया। शौर्य अंदर चला गया। शौर्य ने नजर घुमाकर देखा तो वह एक बहुत बड़ी शॉप थी और जिसमें एक से एक टेडी बियर थे। शॉप वाला खुश तो था कि आज उसकी बिक्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह इरिटेट भी हो रहा था, क्योंकि इतनी रात को शौर्य ने उसे फोन करके जगा दिया था। शॉप वाले ने कहा, अंडरस्को, सर अपनी बीवी के लिए लेना है। इस पर शौर्य ने कहा, अंडरस्को, नहीं यार, बीवी नहीं है मेरी। इस पर शॉप ओनर ने कहा, अंडरस्को, हाँ सर, गर्लफ्रेंड के यही नखरे हैं, किसी भी वक्त कहीं भी भेज देती है। इस पर शौर्य ने कहा, अंडरस्को, नहीं यार, गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शॉपकीपर हैरान हो गया और मन ही मन बोला, अंडरस्को, तो फिर ये क्या पागल है जो इतनी रात को यहाँ टेडी बेयर लेने आ गया। 4 घंटे का इंतजार नहीं हुआ, सुबह तो मैं दुकान खोल ही देता हूँ। शौर्य अभी टेडी बेयर की दुकान में नजर घुमा रहा था। शौर्य ने पहली बार इतने सारे टेडी बेयर एक साथ देखे थे। उसे भी वह टेडी बेयर देखकर अच्छा लग रहा था। शॉपकीपर ने फिर कहा, अंडरस्को, अच्छा मतलब आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं, उसी के चलते उसके लिए टेडी बेयर लेने आए हैं। इस पर शौर्य ने कहा, अंडरस्को, नहीं यार, ये बात भी नहीं है। अब तो शॉपकीपर का मन हुआ कि वह अपने बाल ही नोच ले, लेकिन फिर भी उसने पेशेंस के साथ काम किया। शॉपकीपर जानना चाहता था कि आखिर इतनी रात को वह किसके लिए टेडी बेयर लेने आया है। शॉपकीपर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए शौर्य से पूछा, अंडरस्को, सर बुरा ना माने तो आप मुझे बताएंगे कि इतनी रात को आप किसके लिए टेडी बेयर खरीदने आए हैं। इस पर शौर्य ने कहा, अंडरस्को, यार एक लड़की है, वह लड़की थोड़ी मेंटली अपसेट है। मैंने उस लड़की को बहुत डांट दिया और उसका टेडी बेयर भी खराब कर दिया। अब उसी के लिए टेडी बेयर लेने आया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कितने लूँ और कौन कौन से लूँ। जरा आप ही मेरी हेल्प कर दो। इस पर शॉपकीपर ने कहा, अंडरस्को, सर यह बताइए उस लड़की की उम्र कितनी है। शौर्य ने कहा, अंडरस्को, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन होगी 192021, मतलब एडल्ट है। शॉपकीपर ने 2 बड़े बड़े टेडी बेयर एक साइड रख दिए, फिर 2 उससे छोटे। ऐसे करते हुए शॉपकीपर ने करीब 20 जोड़ी टेडी बेयर शौर्य के सामने रख दिए और फिर बोला, अंडरस्को, सर यह मेरी शॉप के सबसे ज्यादा बिकने वाले टेडी बेयर है, आपको इसमें से जो पसंद है वह ले लीजिए। लेकिन शौर्य को तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा टेडी बेयर ले।
शौर्य ने एक नज़र शॉपकीपर को देखा और एक नज़र उन टेडी बेयर को और फिर बोला, अंडरस्को, इन सब को पैक कर दो। शॉपकीपर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसका आज बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन उसे यकीन भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कन्फर्म करते हुए फिर पूछा, अंडरस्को, सर आप क्या कह रहे हैं? इस पर शौर्य ने कहा, अंडरस्को, मैं कह रहा हूँ ये सारे टेडी बेयर पैक करके मेरी गाड़ी में रख दो। शौर्य ने इतना कहकर अपना मोबाइल निकला और उस आदमी की तरफ देखता हुआ बोला, अंडरस्को, हाँ तो बताइए आपके कितने पैसे हुए? शॉपकीपर अब भी हैरान था, आज से पहले उसकी दुकान में ऐसा कोई नहीं आया था जिसने इतने सारे टेडी बेयर एक साथ खरीदे हो। फिर उसने अमाउंट बता दिया और शौर्य ने वह सारे टेडी बेयर की पेमेंट कर दी। CH203 शौर्य फरिश्ता। शॉपकीपर अब भी हैरान था, आज से पहले उसकी दुकान में ऐसा कोई नहीं आया था जिसने इतने सारे टेडी बेयर एक साथ खरीदे हो। फिर उसने अमाउंट बता दिया और शौर्य ने वह सारे टेडी बेयर की पेमेंट कर दी। अब आगे शॉपकीपर ने फिर उन टेडी बेयर को पैक किया, लेकिन वह सारे टेडी बेयर शायद ही शौर्य की गाड़ी में आ पाते, लेकिन शॉपकीपर ने भी जैसे तैसे करके शौर्य की गाड़ी में वह टेडी बेयर भर दिए। शौर्य अपनी गाड़ी को देख रहा था और हंस रहा था। शौर्य ने कभी भी ऐसा बचपना वाला काम नहीं किया था, लेकिन सांझ को हट करने के चक्कर में उसे ये भी करना पड़ गया। शॉपकीपर ने आखिरी टेडी बेयर शौर्य की डिक्की में रखा और शौर्य उसे देखकर हंसता हुआ बोला, अंडरस्को, भाई साहब मेरी ड्राइविंग सीट पर तो टेडी बेयर नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, टेडी बेयर नहीं। इस पर वह शॉपकीपर भी हंसने लगा। शौर्य ने फिर शॉपकीपर के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडरस्को, अच्छा दोस्त चलता हूँ, सॉरी मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने बेल्ट लगाई और जैसे ही अपने पास देखा उसके बराबर में भी एक बड़ा सा टेडी बेयर बैठा हुआ था। शौर्य ने उस टेडी बेयर को देखकर कहा, अंडरस्को, साले तेरे चक्कर में मैंने उस लड़की को कितना कुछ सुना दिया, अब जाकर उसे मना लियो। टेडी बेयर भी शौर्य की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे शौर्य का मजाक उड़ा रहा हो। शौर्य ने उस टेडी बेयर को एक स्माइल पास की और गाड़ी का गियर चेंज किया, फिर वहां से चला गया। वही दुकानदार शौर्य को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन बोला, अंडरस्को, ऐसी लड़के कहाँ होते हैं जो किसी पागल लड़की से भी इतना प्यार करे। सच कहते हैं भगवान ने कुछ लोगों को फरिश्ता बनकर दुनिया में उतारा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, रघुवंशी मेंशन। रूही जब सोकर उठी तो उसने अपने सामने राजवीर को मिरर के पास खड़े हुए देखा। राजवीर तैयार हो रहा था। रूही ने पूछा, अंडरस्को, आज भी कोई मीटिंग है? इस पर राजवीर ने कहा, अंडरस्को, हाँ एक छोटी सी मीटिंग है, मैं और चाचू जा रहे हैं, बाकी सब घर पर ही रहेंगे। और चाचू ने कहा है, अंडरस्को तुम सिंड्रेला चाची के साथ मिलकर थोड़ी तैयारी देख लेना। रूही उठकर बैठ गई। रूही राजवीर के पास गई और अपना एक हाथ दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, देखो राजवीर चले जाओ लेकिन टाइम से ही घर आ जाना। राजवीर जो कि अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था, उसकी नज़र रूही के हाथ पर गई और उसने रूही के हाथ पर अपना नाम देखा। उस नाम को देखकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और रूही ने वह मुस्कुराहट देख ली। रूही ने छोटी आंखों की और राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को, क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही तो कहा है कि टाइम से घर आ जाना। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता, तुमसे पूछकर मुस्कुराओ। रूही बोली, अंडरस्को, नहीं मुझसे पूछकर मत मुस्कुराओ, लेकिन बिना वजह मुस्कुराओगे तो दुनिया वाले पागल कहेंगे। राजवीर सोफे पर बैठा और अपने शूज पहनते हुए बोला, अंडरस्को, रूही एक बात का ध्यान रखना, मैं कोई भी काम बिना वजह नहीं करता, ना बिना वजह हंसता हूँ और ना बिना वजह दुखी होता हूँ। राजवीर ने ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कही थी कि रूही तो राजवीर से इम्प्रेस हो गई। रूही के अंदर एटीट्यूड था, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड था, वही राजवीर के अंदर भी बहुत खुददारी थी और वह अपनी खुददारी पर नाज करता था। रूही राजवीर के पास बैठी हुई बोली, अंडरस्को, अच्छा तो बताओ क्यों मुस्कुरा रहे थे?
ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और उसने रूही की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, तुम मुझे डिवोर्स कब दे रही हो? ये सुनकर कहीं ना कहीं रूही उदास हो गई। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को, बताया तो था ये शादी हो जाए तब चाचू से बात करके अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम इस बात पर हंस रहे थे। राजवीर ने अब तक शूज पहन लिए और वह खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, नहीं, इस बात पर नहीं हंस रहा था, खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। राजवीर जैसे ही हाथ धोने वॉशरूम में गया, रूही राजवीर को जाते हुए देख रही थी। राजवीर वापस आया और रूही को देखा और फिर अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। रूही बोली, अंडरस्को, राजवीर नाश्ता करके जाना। राजवीर रुक गया और रूही को देखकर बोला, अंडरस्को, पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं नहीं चाहता मुझे तुम्हारे टोकने की आदत पड़ जाए। राजवीर अपनी बात बोलकर चला गया और रूही मुंह बनाकर खुद से बोली, अंडरस्को, क्या अजीब पागल है। एक तो मैं इसकी फिक्र कर रही हूँ और ये है कि जब देखो दिल तोड़ने वाली बातें करता है। रूही पैर पटककर वॉशरूम में चली गई। रूही वॉशरूम में गई, उसने अपना मुंह धोया और फिर अपने हाथ धोए। रूही ने फिर अपने हाथों की मेहंदी साफ की तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा था। तभी रूही की नज़र अपने हाथ पर गई जहां राजवीर लिखा हुआ था। रूही ने राजवीर का नाम अपने हाथों में देखा तो उसकी तो आंखें ही फैल गई। रूही ने अपनी और राजवीर की बातों को याद किया तो उसे समझ आया कि जब उसने राजवीर की तरफ हाथ दिखाकर बात की थी तब राजवीर ने शायद नाम देख लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी रूही को याद आया कि राजवीर ने तो उसे नशे की हालत में अपने दिल की बात बता दी थी। ये सब सोचकर रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। रूही तो पहले ही अपने रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज थी और अब तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रूही अपने ही ख्यालों में थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। रूही जल्दी से वॉशरूम से बाहर आकर अपना फोन ढूंढने लगी और कुछ ही सेकंड में उसे अपना फोन तकिए के नीचे मिल गया। रूही ने फोन देखा तो उसकी बोएं तन गई। रूही ने फोन कट कर दिया, लेकिन फिर से रूही को इस नंबर से फोन आने लगा। फोन कट किया लेकिन वह आदमी बार बार रूही को फोन कर रहा था। रूही ने इस बार फोन उठाकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, अभय, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? लगता है मेरी पिटाई भूल गए हो। अगर ज्यादा स्मार्ट बने तो दिव्यांश भाई और शिवाय भाई से कह दूंगी, फिर जो बच्ची हड्डियां हैं वह मेरे भाई तोड़ देंगे। अभय ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, अंडरस्को, रूही, अपनी पिटाई भूला नहीं हूँ, तभी तो देखो मैंने तुम्हें कितनी सारी वीडियो भेजी है। रूही ने फोन कट किया और अपने फोन में अभय की भेजी हुई वीडियो देखने लगी। जैसे जैसे वह वीडियो देख रही थी रूही की आंखें फैलती जा रही थी। रूही को यकीन नहीं था कि अभय अब इतनी घटियापन पर उतर आएगा। रूही सोच ही रही थी तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। रूही ने फोन उठाकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुमने तो घटियापन में और भी ज्यादा डिग्री हासिल की हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जिंदगी से चल क्यों नहीं जाते? इस पर अभय ने कहा, अंडरस्को, ये डायलॉग बाजी कम किया करो। जब मुझे पीट रही थी तब तो नहीं सोचा तुमने कि अगर अभय अपनी पर आ गया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? रूही गुस्से में बोली, अंडरस्को, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये वीडियो भेजकर क्या कर लोगे तुम? इस पर अभय ने कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा नाम है हर्षवर्धन रघुवंशी उसे खराब कर दूंगा। तुम्हारे चाचू को तुम सारे भाई बहन पर बहुत यकीन है ना कि वह कुछ गलत नहीं करते। अगर यह वीडियो मैं उन्हें भेज दूं तो क्या होगा, सोचो जरा। ये कहते हुए अभय तंज भरी मुस्कान के साथ हंसता रहा। रूही आंख बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके कहा, अंडरस्को, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बोलने से पहले याद रखना, मैं कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह खोलने से ज्यादा पैसे तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। अभय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम मुझे कोई चिंदी चोर समझती हो जो लाख 2 लाख रुपए लेकर मान जाएगा, या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है?
एक बात याद रखना, मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है, लेकिन तुम लोगों से कम भी नहीं है, समझी। अब आते हैं मुद्दे पर कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहले या तो तुम मेरे साथ एक रात बिता लो या फिर। अभय की दूसरी बात सुनकर रूही का दिमाग खराब हो गया। रूही ने कहा, अंडस्को, तुम पागल हो गए हो और यह सब करने से क्या होगा। इस पर अभय ने कहा, अंडस्को, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वह इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही मिल सकती है। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हें क्या करना है, और प्लीज 1 घंटे में सोचकर बता देना कि तुम मेरी पहली बात मानोगी या दूसरी। वैसे तुम्हें बताऊं, दूसरी बात मान लो, फायदे में रहोगी, वरना आज रात तुम्हारे भाइयों की शादी में तुम्हारी फिल्म चल जाएगी। अभय ने फोन कट कर दिया और रूही ने गुस्से में अपना फोन दीवार में दे मारा। रूही गुस्से में सोफे पर बैठ गई और उसके कानों में अभय की कही हुई बातें गूंजने लगी। राजावत हाउस। सांझ ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हारने से फैल गई। उसके कमरे में टेडी बियर की लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी टेडी बियर की दुकान में आ गई। सांझ टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी वह अपने बेड से उठकर एक बड़े से टेडी बेयर के सामने गई जो उसकी हाइट से भी बड़ा था। वो टेडी बेयर सांझ को देखकर बोला, अंडस्को, गुड मॉर्निंग सांझ। टेडी बेयर के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर सांझ की स्माइल और बड़ी हो गई। सांझ ने कहा, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सांझ है, पर तुम्हारा क्या नाम है। इस पर टेडी बेयर ने कहा, अंडस्को, मैं तुम्हारा फेवरेट टेडी बेयर बनना चाहता हूँ, तो तुम ही मेरा कोई नाम रख दो। सांझ अपनी मासूमियत के चलते बोली, अंडस्को, टेडी बेयर, तुम्हें पता है शौर्य ने सांझ को डांट दिया, तो अब सांझ शौर्य से बात नहीं करेगी, क्योंकि शौर्य बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम शौर्य रख देती हूँ। तुम मुझे डांटना मत, नहीं तो सांझ बहुत रोएगी। टेडी बेयर ने कहा, अंडस्को, और अगर शौर्य आकर माफी मांगेगा तब तुम क्या करोगी। उसे माफ नहीं करोगी। इस पर सांझ कहा, अंडस्को, नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मेरा टेडी बेयर भी फाड़ दिया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। टेडी बेयर ने कहा, अंडस्को, नहीं सांझ, ऐसा नहीं कहते। शौर्य तो कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, भला कोई अपने दोस्त से भी नाराज रहता है। तुम उसे पनिश कर लेना, लेकिन माफ कर देना, बेचारा रात भर मुझे ढूंढता फिरा। सांझ को टेडी बेयर की बातें समझ नहीं आ रही थी, बस वह इतना ही समझी कि टेडी बेयर ने कहा है कि शौर्य को माफ कर दो। सांझ ने अपना एक हाथ बढ़ाया और जैसे ही टेडी बेयर के गालों को छूने को हुई, शौर्य ने टेडी बेयर हटा दिया। सांझ का हाथ सीधा शौर्य के गालों पर टच कर गया। शौर्य को देखकर सांझ का मुंह बन गया। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर कहा, अंडस्को, सॉरी सांझ, अपने दोस्त को माफ नहीं करोगी। शौर्य अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। थोड़ी देर उठक बैठक करने के बाद सांझ को हंसी आ गई, जिसका साफ मतलब था कि उसने शौर्य को माफ कर दिया। सांझ फिर पलटकर बोली, अंडस्को, आप आज के बाद सांझ को डटोगे तो नहीं। शौर्य ने ना में ही गर्दन हिला दी। सांझ ने कहा, अंडस्को, यह इतने सारे टेडी बेयर आप लेकर आए हो। शौर्य ने कहा, अंडस्को, हाँ, क्योंकि मैंने आपका टेडी बेयर फाड़ दिया था, इसलिए सॉरी टेडी बेयर सांझ के लिए। शौर्य सांझ के लिए इतने सारे टेडी बेयर लेकर आया है। सांझ खुश हो गई और एक एक टेडी बेयर को खुश होकर देखने लगी। सांझ को खुश होता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फाइनली उसने सांझ को मना ही लिया। CH204 राजवीर का कन्फेशन। शौर्य सांझ के लिए इतने सारे टेडी बेयर लेकर आया है। सांझ खुश हो गई और एक एक टेडी बेयर को खुश होकर देखने लगी। सांझ को खुश होता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फाइनली उसने सांझ को मना ही लिया। अब आगे। सांझ ने सारे टेडी बेयर देखे तो शौर्य ने फटे हुए टेडी बेयर को उठाते हुए कहा, अंडस्को, सांझ, अब इसे फेंक दो, ये बेकार हो गया। ये सुनते ही सांझ ने शौर्य से वह टेडी बेयर ले लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, अंडस्को, नहीं, ये मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने दिया था, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी।
शौर्य ने अब ज्यादा जिद नहीं की, क्योंकि वह जानता था सांझ टेडी बेयर को नहीं छोड़ेगी, लेकिन शौर्य बहुत हैरान था कि वह सांझ के लिए एक से एक टेडी बेयर लेकर आया, लेकिन सांझ फिर भी उस छोटे से टेडी बेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शौर्य ने भी अब ज्यादा फोर्स नहीं किया और कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला वरदान से टकरा गया। वरदान बहुत देर से कमरे के गेट से खड़ा होकर शौर्य और सांझ को देख रहा था। वरदान ने शौर्य को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को, तो जनाब पूरी रात इन भालुओं को ढूंढ रहे थे। शौर्य छोटी आंखें करके वरदान को देखकर बोला, अंडस्को, फूफा जी प्लीज सुबह सुबह नहीं। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ वरदान ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गर्दन में अपना एक हाथ लपेटते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा मतलब तू मुझे किसी भी टाइम छेड़ सकता है लेकिन मैं नहीं छेड़ सकता। वरदान की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, फूफा जी प्लीज रहने दीजिए ना, वैसे भी पूरी रात सोया नहीं हूँ। वरदान ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, हाँ वह तो मैं भी देख रहा हूँ, आंखें लाल हो गई है तुम्हारी। देखो जरा, एक लड़की जिसकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है, उसने तुम्हें नचा कर रख दिया। जरा सोचो अगर ये लड़की ठीक होती तब तुम्हारा क्या हाल करती। शौर्य अपनी बात ठीक करता हुआ बोला, अंडस्को, फूफा जी सांझ ने मुझे नहीं नचाया बल्कि मैं खुद नाचा हूँ। मेरे कहने का मतलब है मैं खुद उसके लिए टेडी बेयर ढूंढने गया था। शौर्य ने जैसे तैसे वरदान से अपना कॉलर छुड़वाया और हवा की तरह वहां से भाग गया। वहीं वरदान के चेहरे पर एक हंसी ठहर गई। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में तैयारी जोरों पर थी और रूही का दिमाग खराब हो रहा था। रघुवंशी मेंशन के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। रूही को उन नगाड़ों की आवाज शोर सुनाई दे रही थी। रूही अपने कमरे से नहीं निकली। वह जैसे तैसे अभय के बिछाए हुए जाल से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभय ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी। रूही परेशान थी और इतने में अभय का फिर से कॉल आया। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही अभय ने कहा, अंडस्को, रूही प्रैक्टिकल होकर सोचो, मुझे बस एक फाइल चाहिए और कुछ नहीं। रूही जो कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करती थी, उसने अभय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंडस्को, अभय मेरी जिंदगी खराब मत करो। किसी एक पल तो तुमने मुझे पसंद किया होगा, तुम्हें उस एक पल की कसम। ये सब मत करो, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके। इस पर अभय ने कहा, अंडस्को, देखो मैंने तुम्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो तुम अपने चाचू की इज्जत उछाल दो, या तुम मेरे साथ कुछ घंटे बिता लो, या फिर मेरी तीसरी बात मान लो। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा तो दिव्यांश और शिवाय की बारात के साथ निकलेगा। रूही रघुवंशी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं हवा की तरह तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचाकर चला जाऊंगा। रूही की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने कहा, अंडस्को, रोने का टाइम नहीं है, डिसीजन लो और जल्दी लो। अगर चाहती हो कि यह शादी शांति से निमिट जाए तो मेरी तीसरी बात मान लो। रूही ने अभय की बात सुनकर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। इसका साफ मतलब था कि वह अभय की तीसरी बात मान रही है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही एक केबिन में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने इंडिया के टॉप बिजनेसमैन भी बैठे हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सबने लंच किया। राजवीर ने थोड़ा सा ही खाना खाया। तभी एक वेटर आया और सबने उस वेटर से ड्रिंक ले ली। राजवीर ने भी वेटर के हाथ से ड्रिंक ले ली। सबने धीरे धीरे ड्रिंक कर ली, लेकिन राजवीर की तबीयत उस ड्रिंक को पीकर खराब होने लगी। हर्षवर्धन ने जब नोटिस किया कि राजवीर की तबीयत खराब हो रही है तो उसने उसे चेयर पर बैठा कर पूछा, अंडस्को, क्या हुआ राजवीर। राजवीर ने कहा, अंडस्को, पता नहीं चाचू सिर घूम रहा है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की है और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया। वैसे मीटिंग खत्म हो गई है, चलो घर चलते हैं। शादी होने में अभी कुछ घंटे हैं, तुम चलकर रेस्ट कर लो, तब तक तुम ठीक फील करने लगोगे। हर्षवर्धन राजवीर को संभालता हुआ रघुवंशी मेंशन ले आया।
अब तक राजवीर को नशा हो चुका था। हर्षवर्धन राजवीर को संभलता हुआ उसके कमरे में ले आया। हर्षवर्धन ने गेट नॉक किया तो रूही ने गेट खोल दिया। रूही की शक्ल बता रही थी कि वह इस वक्त कितनी परेशान है। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ रूही? कोई प्रॉब्लम है? रूही ने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, अंडस्को, नहीं चाचू, वह मुझे मेरी ड्रेस की मैचिंग बेंगल मिल नहीं रही है, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसी पता नहीं क्या रख कर भूल गई। एक बेंगल के लिए तुमने अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रखी है? इस पर रूही ने कहा, अंडस्को, चाचू आप तो जानते हैं ना लड़कियों के नखरे, उन्हें हर चीज मैचिंग की चाहिए। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, अंडस्को, देखो रूही, बेशक मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया देखी है मैंने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। रूही ने कहा, अंडस्को, नहीं चाचू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये बताइए राजवीर को क्या हुआ? हर्षवर्धन राजवीर को बेड पर लेकर आया और उसे लेटाते हुए बोला, अंडस्को, मीटिंग में किसी ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इसे नशा हो गया, कुछ देर रेस्ट करने दो, ठीक हो जाएगा। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन उनके कमरे से चला गया। हर्षवर्धन को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन घर में शादी होने की वजह से उसने फिलहाल इग्नोर करने की सोची। रूही ने जैसे ही अपने कमरे का गेट बंद करके पलटी, वह एकदम से डर गई क्योंकि राजवीर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। राजवीर के इतने पास होने से रूही की धड़कनें तेजी हो रही थी। रूही के रोंगटे खड़े हो गए। ये दूसरी बार था जब राजवीर नशे में रूही के करीब गया था। राजवीर ने दोनों हाथों से रूही का चेहरा पकड़कर कहा, अंडस्को, बहुत परेशान हो? क्या हुआ? रूही ने नामे गर्दन हिला दी जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं। राजवीर ने फिर कहा, अंडस्को, रूही, मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा, बताओ क्या हुआ? लेकिन रूही ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। राजवीर ने अगले ही पल अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए, उसे किस करने लगा। रूही की तो आंखें हारनी से फैल गई। रूही राजवीर को दूर करना चाहती थी, लेकिन राजवीर रूही से हिला भी नहीं। एक डीप किस के बाद राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से लगाकर कहा, अंडस्को, तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? सच में मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो? तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती? तुम अभय से भी तो प्यार करती थी, जबकि वह तो कितना घटिया था, तो क्या मुझे नहीं कर सकती? क्या मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती? रूही ने राजवीर को खुद से थोड़ा सा दूर करके कहा, अंडस्को, राजवीर तुम होश में नहीं हो, थोड़ा सा आराम कर लो। राजवीर फिर से रूही के करीब जाकर बोला, अंडस्को, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या हम दोनों एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते? क्या तुम मेरी अच्छी बीवी बनाकर नहीं रह सकती? क्या सच में तुम्हें लग्जरी लाइफ की इतनी आदत पड़ी हुई है कि तुम मेरे प्यार को इग्नोर कर रही हो? बताओ रूही, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं आराम नहीं करूंगा। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों में पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। पहले ही अभय की बातों ने उसका दिमाग खराब कर रखा था और अभी राजवीर जो दूसरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था। रूही का दिमाग खराब हो गया। उसने राजवीर के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, राजवीर, बहुत हुआ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इस पर राजवीर को थोड़ा सा गुस्सा आया और फिर से रूही के करीब जाकर उसकी हथेली पड़कर रूही के सामने देखता हुआ बोला, अंडस्को, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे नाम अपने हाथों पर लिखकर क्यों घूमती हो? अब रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज भागने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे ये बात पूछेगा। वह इस बात को पूछने से बच रही थी, लेकिन राजवीर ने नशे की हालत में ही सही लेकिन पूछ ही लिया। रूही अपने ही ख्यालों में थी, तभी राजवीर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, बताओ रूही, अगर मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो तो फिर मेरा नाम अपने हाथों पर क्यों लिखा? रूही कुछ नहीं बोली।
उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बाहर आने लगे। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए कहा, अंडस्को, बताओ ना रूही, क्या सच में तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहती? क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? रूही कुछ नहीं बोली, बस राजवीर की आंखों में देखती रही और राजवीर भी जवाब के इंतजार में रूही की आंखों में देखता रहा। अचानक ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रूही की बाजू को छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, मैं भी क्या सपने देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी। वह क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का जो नहीं हूँ। मेरे पास पैसा होता, एक पावर होती, पोजीशन होती तो शायद तुम्हें मुझसे प्यार करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं तो एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, वह भी तुम्हारे चाचू ने मुझे दी है। राजवीर ने फिर से एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, सही कहा था तुमने उस दिन चाचू से तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछेगी तो तुम कभी उसे मेरे बारे में बता नहीं पाओगी और यही रीजन है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। राजवीर की बातें रूही के दिल को जला रही थी। वह जानती थी राजवीर उससे प्यार करने लगा है, लेकिन रूही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें और क्या ना करें। उसे राजवीर अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह इस बात से इनकार भी करती थी। राजवीर वापस से बेड पर आ गया और पेट के बल ही लेट गया और कुछ ही देर में बड़बड़ाता हुआ सो गया। रूही जहां खड़ी थी वही झटके से बैठ गई और अपने हाथों से अपना मुंह छुपा कर रोने लगी। रूही पहले ही बहुत परेशान थी। उसने सोचा था कि शायद वह राजवीर को बता देगी तो राजवीर उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन राजवीर की हालत इस वक्त उसकी हेल्प करने की नहीं थी। ऊपर से राजवीर के सवाल उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे। रूही का मन कर रहा था कि वह अभी इन सब से कहीं भागकर चली जाए और कभी वापस ना आए, लेकिन किस्मत अपना खेल जब खेलती है तो अच्छे अच्छे को नचा देती है और इस वक्त रूही को नचा रही थी। CH-205 छोटा सा साला देंगे। ऊपर से राजवीर के सवाल उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे। रूही का मन कर रहा था कि वह अभी इन सब से कहीं भागकर चली जाए और कभी वापस ना आए, लेकिन किस्मत अपना खेल जब खेलती है तो अच्छे अच्छे को नचा देती है और इस वक्त रूही को नचा रही थी। अब आगे धीरे धीरे शादी की तैयारी जोरों पर आ गई। रात हो गई और शिवाय और दिव्यांश शादी के लिए रेडी हो गए। थोड़ी देर में बारात निकलने वाली थी। दिव्यांश और शिवाय की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे पूरे शोर शराबे के साथ बारात निकल गई। दिव्यांश और शिवाय घोड़ी पर बैठे हुए थे। सब बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था दो राजकुमार की बारात निकल रही है। दिव्यांश तो पहचान में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वह ज्यादातर 3 पीस सूट ही पहना था, लेकिन आज शादी की शेरवानी और सिर पर पगड़ी उसे सच में कोई राजकुमार बना रही थी। वही शिवाय, वह भी दिव्यांश से कम हैंडसम नहीं लग रहा था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही नजर आ रही थी। राजवीर भी सोकर उठ गया था। राजवीर का सिर भारी हो रहा था और उसे फिर से वह सारी बातें याद आई जो उसने नशे में रूही से कही थी। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने आसपास नजर घुमाई तो रूही वहां नहीं थी। कमरे की हालत देखकर राजवीर समझ गया कि रूही तैयार होकर चली गई है। राजवीर को लगा रूही उससे नाराज हो गई। राजवीर सोच रहा था कि वह रूही को कैसे फेस करेगा। उसने ड्रिंक करके एक नहीं 2 बार गलती कर दी। कुछ सोचकर राजवीर भी तैयार हो गया और नीचे बारात में शामिल होने के लिए आ गया। राजवीर की नज़र रूही पर पड़ी तो रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। राजवीर को लगा कि शायद उसके लव कन्फेशन की वजह से रूही परेशान है, लेकिन रूही की परेशान होने की वजह राजवीर नहीं बल्कि अभय था। सब डांस कर रहे थे तो हर्षवर्धन ने भी राजवीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। राजवीर भी थोड़ा सा डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद वीरा ने भी रूही का हाथ पकड़कर खींच लिया और वही भी डांस करने लगी। रूही बेमन डांस कर रही थी। डांस करते करते राजवीर और रूही एक दूसरे को देख रहे थे। राजवीर को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी और वही रूही का तो जैसे चेहरा ही उतरा हुआ था। ऐसे ही डांस करते करते बारात राजावत हाउस पहुंच गई।
वही आर्या और दृष्टि भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर सांझ भी बहुत खुश थी। तभी शौर्य आया और उसने अपनी बहनों को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। दृष्टि तो देख नहीं सकती थी, लेकिन आर्या ने शौर्य की आंखों की तरफ देखते हुए इशारा किया कि आप रो क्यों रहे हैं। शौर्य पंजों के बल आर्या के पास बैठता हुआ बोला, अंडस्को, तुझे पता है मैं हमेशा ऐसे ही सोचता था कि मैं अपनी दोनों बहनों की शादी ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुझे तो पता ही है हम तीनों भाई बहन ने कैसे दिन देखे हैं। उसके चलते मैं कभी भी तुम दोनों को वह खुशियां नहीं दे पाया जो मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। दृष्टि ने प्यार से शौर्य का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर किस करके कहा, अंडस्को, तुम्हें पता है शौर्य भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे। कोई भी भाई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए दृष्टि की आंखों में भी आंसू आ गए। शौर्य ने अपनी बहन की आंखों में आंसू पोंछे और उसके बालों में किस करके कहा, अंडस्को, अभी से रोने लगी, फिर विदाई में क्या करोगी। इस पर आर्या ने हंसते हुए इशारों में कहा, अंडस्को, विदाई में तो खुशी खुशी जेठ जी के पास जाकर बैठ जाएगी और सबको टाटा बाय करके चली जाएगी। आर्या के इशारे समझकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य की हंसी जब दृष्टि के कानों में पड़ी तो उसने भी हैरानी से पूछा, अंडस्को, अब आप हंस क्यों रहे हैं। इस पर शौर्य ने दृष्टि को आर्या की बात समझाते हुए कहा, अंडस्को, आर्या कह रही है कि दृष्टि तो खुश होकर टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। दृष्टि ने भी आर्या को चिढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, क्यों नहीं, जैसे तुम खुशी खुशी शिवाय के साथ विदा हो जाओगी, ऐसे ही मैं भी खुशी खुशी मिस्टर रघुवंशी के साथ विदा हो जाऊंगी। इस पर तीनों भाई बहन हंसने लगे। वही गेट के पास वंशिका और वरदान अपने तीनों बच्चों को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें पता है तुम्हारा भतीजा उम्र से ज्यादा बड़ा है, इसने दोनों बहनों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। अगर यह नहीं होता तो ये दोनों बहनें हंसना मुस्कुराना भूल जाती, लेकिन शौर्य हर कदम पर अपनी बहनों के लिए लड़ा, दिव्यांश से लड़ा, शिवाय से लड़ा और आज देखो किस्मत का खेल, दिव्यांश और शिवाय को ही अपनी बहन सौंप रहा है। सच कहता हूँ वंशिका, शौर्य जैसा भाई, शौर्य जैसा बेटा, शौर्य जैसा पति नसीब वालों को मिलता है। वंशिका की आंखों में तो पानी बह गया। उसने वरदान के सीने पर सिर रखकर कहा, अंडस्को, राजावत साहब, आप जानते हैं जब मैंने आर्या को जन्म दिया था उस वक्त शौर्य बहुत खुश हुआ था। 6 साल का था शौर्य और इस 6 साल के बच्चे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, बुआ मैं आपकी छोटे बाबू का बहुत ध्यान रखूंगा। उस वक्त मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन शौर्य उसने अपना वादा निभाया। उस छोटे से बच्चे ने जो वादा बचपन में किया था उसने वह जवानी तक निभाया। शौर्य कभी अपने लिए जिया ही नहीं, हमेशा साए की तरह अपनी बहनों के पास ही रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरा शौर्य अपने लिए जिए, एक अच्छी सी लड़की इसकी जिंदगी में भी आ जाए। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, अब चलो, अभी से रोने लगोगी तो विदाई के वक्त क्या करोगी। वंशिका ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, अंडस्को, वरदान साहब आप तो रोने भी नहीं देते। वरदान ने वंशिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अंडस्को, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है, इनसे मेरी तगड़ी वाली दुश्मनी है और मैं अपने दुश्मन को अपने प्यार के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में बारात रजावट हाउस पहुंच गई। वंशिका के हाथ में आरती की थाली थी और वह अपने दोनों जमाई की आरती उतारने के लिए चौखट पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद शौर्य दिव्यांश की घोड़ी के पास गया और उसने सहारा देकर दिव्यांश को घोड़ी से उतार दिया और फिर इज्जत के साथ रजावत हाउस की चौखट तक ले आया। वंशिका ने पहले दिव्यांश की आरती उतारी और इज्जत के साथ अंदर लेकर आई और तभी शौर्य वापस से गया शिवाय के पास। शिवाय को देखकर शौर्य को हंसी आ गई और बोला, अंडस्को, तुझे भी उतरना पड़ेगा। इस पर शिवाय ने कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे मत उतार, बस आर्या को बाहर ले आओ,
मैं पृथ्वीराज चौहान बनकर अपनी सहयोगिता को ले जाऊंगा। शिवाय की बात सुनकर शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य शिवाय के घोड़े के पास गया और उसे भी सहारा देकर उतार कर बोला, अंडस्को, पक्का तू मेरी बहन से शादी करेगा? शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, शौर्य यार तुझे पता है मैं ऐसी जगह नर्वस हो जाता हूँ, ऊपर से तू मेरी खिंचाई कर रहा है, आज छोड़ देना। शौर्य ने बोला, अंडस्को, क्यों छोड़ दूं? तूने छोड़ा था मुझे जो मैं छोड़ दूं, आज तो तेरी अच्छे से बैंड बजाऊंगा। शिवाय ने उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देखा। शौर्य ने शिवाय को गले लगाकर कहा, अंडस्को, अगर मेरी बहन को जरा सी भी खरोंच आई तो मैंने एक बार तुझे माफ कर दिया, दूसरी बार नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने किलर लुक शिवाय को दी और शिवाय ने धीरे से कहा, अंडस्को, भाई मैं वैसे ही नर्वस हो रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा। इस पर शौर्य ने कहा, अंडस्को, ज्यादा मासूम मत बन, तू कितना डरता है ये सब जानते हैं, एक एक रीडर को पता है कि तू कितना मासूम है, तो अब चुपचाप चल। इतना कहकर शौर्य बहुत इज्जत के साथ शिवाय को अंदर ले जाने लगा। तो शिवाय ने कहा, अंडस्को, यार तेरी इज्जत ना मुझे रास नहीं आ रही। इस पर शौर्य ने कहा, अंडस्को, मुझे लग ही रहा था कि तुझे इज्जत दे तो रहा हूँ लेकिन तुझे पिछेगी नहीं, खैर आज जैसे तैसे एडजस्ट कर ले, कल से तुझे शौर्य राजपूत का असली चेहरा दिखा दूंगा। शौर्य और शिवाय बात करते हुए चौखट तक आ गए। वंशिका को देखकर शिवाय ने आंख मार दी। वंशिका की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की शरारत को देख लिया और उसने वही शिवाय के सिर पर हल्का सा मार कर कहा, अंडस्को, तूने कसम खा रखी है कि तू सुधरेगा नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, अंडस्को, आप गलत समझ रहे हैं चाचू, यह मेरा तरीका है सासू माँ को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वरदान ने कहा, अंडस्को, अच्छा और मुझे कौन थैंक यू बोलेगा? इस पर शिवाय ने कहा, अंडस्को, आपको थैंक यू तब बोलूंगा जब आप मुझे एक छोटा सा साला देंगे। वह क्या है ना, शौर्य को देख देख कर मैं पक गया हूँ। शिवाय की इतनी बेशर्मी बात सुनकर तो वंशिका तो शर्मा ही गई, वही वरदान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, शिवाय कहीं तो सोच कर बोल लिया कर, मुझे लगता है अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरा भतीजा है तब तो मैं शर्म के मारे मर ही जाऊंगा। ऐसे ही मजाक करते हुए वंशिका ने शिवाय की भी आरती उतारी और फिर इज्जत के साथ शिवाय को राजावत हाउस के अंदर ले आई। वही राजवीर रूही से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही तो जैसे राजवीर को इग्नोर कर रही थी और यही बात राजवीर को बहुत बुरी लग रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दूसरी बार अपने दिल पर काबू नहीं रखा और रूही के सामने अपने दिल की सारी बात बता दी। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगी। दिव्यांश राजकुमार की तरह मंडप में बैठा हुआ शादी की विधि पूर्ण कर रहा था। मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे। दिव्यांश बड़ा था इसीलिए पहले उसके फेरे होने थे। दिव्यांश मंडप में बैठा था और तभी पंडित जी ने कहा, अंडस्को, फेरों के लिए वधू को बुलाए। और यह सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे शिवाय विराज ने देख लिया। दोनों ही चिल्ला कर बोले, अंडस्को, हाँ हाँ हंसले हंसले, शादी से पहले सब ऐसे ही हंसते हैं, बाद में भाभी की शिकायत लेकर हमारे पास ही आना है। विराज ने दिव्यांश की एक्टिंग करते हुए कहा, अंडस्को, यार विराज आज दृष्टि ने खाना नहीं दिया, बेलन से पिटाई की वह अलग। ये सुनते ही दिव्यांश के साथ साथ सब हंसने लगे। विराज के बराबर में शिवाय भी हंस रहा है। विराज ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, आप क्या हंस रहे हैं? आपकी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। आपसे तो आर्या भाभी घर का सारा काम करवाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन आप तो सुबह सुबह ही उठकर अपनी महबूबा के लिए चाय बनाएंगे। ये सुनकर शिवाय ने एक पंच विराज के मुंह पर मारा और विराज की हंसी छूट गई। शिवाय ने पॉइंट करके मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, ज्यादा मत बोल वरना तेरी पोल पट्टी अभी खोल दूंगा। यह मत सोचो कि जो तू करता है वह किसी को नहीं पता, जितना चाचा को पता है उससे ज्यादा तो मुझे पता है तेरे बारे में।
शिवाय की धमकी सुनकर विराज समझ गया कि वह वीरा के बारे में बात कर रहा है। विराज ने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, अंडस्को, अरे बड़े भाई आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। शिवाय बोला, अंडस्को, तो अपने मजाक को अपने पास रख, ऐसा ना हो मैं तेरा मजाक किसी के सामने बना कर रख दूं।